बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है आज और सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत होगा व्लादिमीर पुतिन का। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। ये बड़ी खबर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे का वक्त है जब राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य जोरदार स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी और साथ ही बिजनेस फोरम को भी पीएम मोदी और पुतिन दोनों ही संबोधित करेंगे। राजघाट भी जाएंगे, वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे पुतिन। आज शाम राष्ट्रपति मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। आज भारत रूस के बीच 25 समझौतों पर लगेगी मुहर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पुतिन के दौरे को लेकर। उनका पूरा आज का कार्यक्रम क्या रहेगा उसके बारे में ये जानकारी है। राजघाट भी जाएंगे, वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर शाम को राष्ट्रपति मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और ये भी बड़ी जानकारी सामने आई कि भारत रूस के बीच 25 समझौतों पर मुहर भी लगेगी आज। तो 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कल किस तरीके से पीएम मोदी ने उनको रिसीव किया, उसके बाद सीधे पीएम आवास गए, प्राइवेट डिनर का आयोजन किया गया और आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में ये जानकारी है कि आज द्विपक्षीय वार्ता होगी पीएम मोदी और पुतिन की। उसके अलावा बिजनेस फोरम को भी दोनों ही संबोधित करेंगे और राजघाट जब जाएंगे वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे व्लादिमीर पुतिन। दरअसल कल शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट जाकर पुतिन का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। इस दौरान एक बार फिर मोदी पुतिन की दोस्ती और दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली। पहले एयरपोर्ट पर दोनों गले मिले, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और उसके बाद फिर पीएम मोदी की फॉर्च्यूनर कार में बैठकर ही पुतिन प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और दोनों ने गाड़ी में सेल्फी भी ली। वहीं पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी गीता माफ कीजिएगा पुतिन को भेंट की, जिसकी तस्वीर खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। भारत की धरती पर पुतिन का जब आगमन हुआ, ये पहली तस्वीर उसी की है और एयरपोर्ट पर भव्य तैयारी की गई थी। उनके स्वागत के लिए पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वहां पर पहुंचे थे और पीएम मोदी की कार में बैठकर ही पुतिन पीएम आवास तक गए। वो तस्वीरें सामने आई और कार में दोनों ने सेल्फी ली, वो भी तस्वीर है और पीएम मोदी ने उनकी मेजबानी की। रूसी भाषा में भव्य गीता भी भेंट की पीएम मोदी ने पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पूरा कार्यक्रम उनका क्या रहेगा इसके बारे में जानकारी आपको हम दे दें। दिल्ली में पुतिन दुनिया की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा उनका और सुबह 11:30 बजे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पुतिन देंगे। उसके बाद सुबह 11:50 पर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे पुतिन। वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में साझा एक बयान वहां से सामने आएगा। उसके बाद दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं, वहां पर पहुंचेंगे और 3:45 पर बिजनेस लीडर से उनकी मुलाकात होगी पीएम मोदी और पुतिन की। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे का वक्त है जब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुतिन मुलाकात करेंगे और फिर रात 9 बजे जब अपने देश रूस के लिए रवाना हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। तो ये आज उनके दूसरे दिन का पूरा कार्यक्रम है जो हमने आपके सामने डिटेल्स रखी। अब आपको बताते हैं कि पुतिन और मोदी के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। महामुलाकात है ये जिस पर पूरे दुनिया की नजरें हैं। आज 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होनी है। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी और 8 दशक पुरानी जो साझेदारी है भारत और रूस के बीच में वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। रक्षा संबंधों को मजबूत करना मुख्य मकसद है, उद्देश्य है दोनों ही देशों का। व्यापार को बाहरी दबाव से सुरक्षित रखना एक बड़ा मोटिव है इस मुलाकात का, पुतिन के दौरे का, और छोटे व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी आगे इस मुलाकात के बाद।
देखिए, भारत और रूस के व्यापार से लेकर डिफेंस तक कौन कौन से करार हो सकते हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। महाव्यापार बड़े करार होने वाले हैं। 10 इंटर गवर्नमेंटल समझौते होंगे, 15 जो कमर्शियल करार होंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा शिपिंग क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश भी की जाएगी। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कई बड़े समझौते हो सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। फर्टिलाइजर उत्पादन को लेकर करार हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। और साथ ही कनेक्टिविटी पर भी दोनों ही देशों का जोर रहेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी जोर होगा। और पीपल टू पीपल रिलेशन बेहतर कैसे करें, इस पर भी दोनों देश जोर देते हुए दिखाई देंगे। मोबिलिटी पार्टनरशिप में कोऑपरेशन किया जाएगा और साथ ही कल्चर को बढ़ावा देने पर भी दोनों ही देशों का फोकस होगा। साइंटिफिक कोलैबोरेशन पर जोर भारत और रूस हमेशा से देते रहे हैं और एक बार फिर से इस दौरे के दौरान भी यही सब होगा। ये जब कल पुतिन पहुंचे भारत, उसकी 6 तस्वीरें, उसके बाद क्या क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। भारत जब पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, किस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, उनको रिसीव किया और दोनों ही गले मिलते हुए दिखाई दिए। पूरे गर्मजोशी के साथ पुतिन का पीएम मोदी ने स्वागत किया और भव्य स्वागत जो एयरपोर्ट पर हुआ, सांस्कृतिक एक कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया था, जिसको देखते हुए पीएम मोदी और पुतिन दिखाई भी दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। इसके बाद पीएम मोदी की कार में सवार होकर पुतिन रवाना हो गए। रूस ने भारत को अपना स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव दिया, तो वहीं भारत की तरफ से S-400 की 2 बची हुई यूनिट जल्द से जल्द देने पर जोर दिया गया है। साथ ही लीज पर ली जा रही परमाणु पनडुब्बी की डिलीवरी भी 2027 तक करने की मांग की गई है। मोदी पुतिन का पूरा प्लान आपको हम समझा रहे हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव है। S-400 की 2 बची हुई यूनिट जल्द से जल्द डिलीवर की जाएंगी, ये भी बात सामने आ रही है। और साथ ही परमाणु पनडुब्बी 2027 तक जो है वो भारत आ जाएगी, इसको लेकर भी बड़ी और अहम जानकारी सामने आई। अब आपको दुनिया के 4 बड़े लीडर्स के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स संग मोदी का दम जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, उसी की तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं। मोदी के साथ पुतिन नजर आए, मोदी के साथ ओबामा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और मोदी के साथ नेतन्याहू की तस्वीर भी है और साथ ही मोदी के साथ स्टामर की तस्वीर भी आपके सामने है। तो ये 4 बड़े लीडर्स के साथ में जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जिनका प्रभाव दुनिया में क्या है वो आप जानते हैं, और उनके साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात अपने आप में बहुत बड़ा संदेश ये तस्वीरें देती हैं। मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर है, दोनों ही सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए, कल की ये पहली तस्वीर। और इसके अलावा मोदी के साथ ओबामा की तस्वीर, जब वो आए थे दौरे पर, उनकी भी तस्वीर आपके सामने है। और साथ ही मोदी के साथ नेतन्याहू की तस्वीर भी है, बेंजामिन नेतन्याहू। और ये चौथी जो तस्वीर है वो मोदी के साथ की स्टामर की तस्वीर है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो 4 ग्लोबल लीडर्स के साथ में मोदी की ये तस्वीर है। भारत के प्रधानमंत्री की ताकत को पूरी दुनिया महसूस कर रही है, इस बात का जिक्र भी पुतिन ने अपने भारत दौरे से पहले किया था। ये 2 तस्वीर एक बार फिर आपके सामने है। एयरपोर्ट पर पुतिन पहुंचे, जब उनकी पहली झलक सामने आई एयरपोर्ट से, अपने विमान से बाहर निकले और पीएम मोदी नीचे खड़े थे उनको रिसीव करने, उनका वेलकम करने। दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों गले मिले और उसके बाद फिर पीएम आवास जब पहुंचे, ये उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी की और उसके बाद एक प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ही शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए पालम एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए थे। दोनों के देशों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद पुतिन जैसे ही आगे बढ़े, उनको भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया गया। दुनिया के 2 ताकतवर नेता पीएम आवास में होने वाले प्राइवेट डिनर के लिए कार तक पहुंचते, उससे पहले उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत और नृत्य का मंचन हुआ। राष्ट्रपति पुतिन भी स्वागत को देख भाव विभोर हो गए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने ताली बजाकर कलाकारों की तारीफ की। इसके बाद प्रधानमंत्री के इशारे पर दोनों कार की तरफ बढ़ गए।
एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस कार की हो रही है जिसमें दोनों ही नेता एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग की एक और झलक उस वक्त देखने को मिली जब दोनों एक ही कार से एयरपोर्ट से रवाना हुए, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक ही कार का इस्तेमाल करें। जैसे रूस में पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बिठाया था, ठीक वैसे ही मोदी ने भी भारत आते ही पुतिन को अपनी एसयूवी में बिठाकर दोस्ती की एक दमदार मिसाल पेश की। जिस एसयूवी में मोदी और पुतिन बैठे हैं वो 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल मैनुअल वेरिएंट है, जिसमें दमदार बुलेट प्रूफिंग के साथ बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं। अपने खास दोस्त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर डिनर का आयोजन किया। दोनों ही नेता जब साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचे तो पीएम मोदी एक शानदार मेजबान की भूमिका में नजर आए। घर के दरवाजे पर मेजबान मोदी ने मेहमान पुतिन का स्वागत इस अंदाज में किया। पीएम आवास चमचमाती रोशनी से जगमगा रहा था। पीएम आवास की दीवारों पर दोनों देशों के झंडे दोस्ती की नई इबारत लिख रहे थे। जब मोदी अपने घर में दोस्त पुतिन को लेकर दाखिल हुए तब इस तरफ भारतीय तिरंगा और रूस का झंडा लहराता दिखाई दिया। इस दौरान दोनों नेता जिस गर्मजोशी से दिखे उससे ये साफ जाहिर हो गया कि पुतिन का दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों में मील का पत्थर साबित होने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। साल 2000 में राष्ट्रपति पुतिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने पुतिन के इस दौरे को भारत रूस की दोस्ती के लिए अहम पड़ाव बताया। इस दौरान पीएम मोदी की कार में पुतिन के साथ एक सेल्फी भी वायरल हो रही है, जिसे पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत कर खुश हूं। आज शाम और कल हमारी बातचीत को लेकर आशान्वित हूं। भारत और रूस की दोस्ती हमेशा उम्मीदों पर खरी उतरी है, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा दोनों देशों के बीच कितनी अहमियत रखता है, दुनिया को इसका पता तभी चल गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर व्लादिमीर पुतिन की अगवानी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली जमीन पर पहुंचता उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। आमतौर पर किसी विदेशी मेहमान का स्वागत विदेश मंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार कर मोदी अपने दोस्त के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इसे दोस्ती ही कहेंगे जब प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। जैसे ही पुतिन ने विमान के बाहर कदम रखा, अपने दोस्त मोदी को देखकर उनका चेहरा खिल उठा। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, पुतिन का दौरा ऐसे समय में आ रहा है जबकि दुनिया का पुराना वर्ल्ड ऑर्डर पिछले सेंचुरी का क्रम्बल हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करता है, जिसके साथ इंडिया करना चाहे। अब हम रशिया से करना चाहते हैं, रशिया से कर रहे हैं, चाइना से भी करते हैं, हम अमेरिका से भी करेंगे। बट हम किसी के कहने पे अपने रिश्तों को किसी दूसरे देश के साथ ना कम करेंगे ना बढ़ाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक हुआ पुतिन का विमान, ये बड़ी जानकारी। भारत आते वक्त पुतिन के प्लेन पर सबसे ज्यादा दुनिया की नजर थी। कल मॉस्को से दिल्ली आए थे पुतिन और इस दौरान ये बताया गया कि सबसे ज्यादा जो ट्रैक हुआ वो था व्लादिमीर पुतिन का विमान, जो कि भारत की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा था और दुनिया की नजर उस विमान पर थी। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया भारत आते वक्त जब पुतिन अपने विमान में सवार थे और वो वहां से रवाना हुए भारत के लिए, यहाँ पर आने के लिए, तो उस वक्त जो उनका विमान था उसको सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया, सबसे ज्यादा देखा गया। और इससे आप ये समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं पुतिन के भारत दौरे पर। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी मौजूदगी यहां दिल्ली में है। और कल जब मॉस्को से वो रवाना हुए दिल्ली के लिए
उनके विमान को सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया। ये बड़ी बात सामने आ रही है और ये जानकारी साझा की गई है। पुतिन का विमान दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया कल, जबकि वो मॉस्को से रवाना हुए भारत के लिए। और न सिर्फ भारत और रूस में इस दौरे को लेकर उत्सुकता है दोनों ही देशों के लोगों के बीच में, बल्कि दुनिया भर की नजरें भी लगातार टिकी हुई हैं कि जब दो देशों के बड़े नेता एक साथ होंगे, बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, तो किस तरीके से एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा दुनिया भर में। और इसीलिए ये खबर अपने आप में अहम हो जाती है कि जब वो कल रवाना हुए मॉस्को से, जिस विमान में वो सवार थे, सबसे ज्यादा उस विमान को ट्रैक किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज भी जारी रहेगा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला। ये बड़ी खबर है, अगले 2 से 3 दिनों तक उड़ानें और ज्यादा रद्द हो सकती हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। कल दिल्ली एयरपोर्ट से ही 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। ये बड़ी खबर। और अभी ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक उड़ानें और ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं, रद्द हो सकती है, क्योंकि आज भी जारी रहेगा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला। ये अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट्स पर यात्री फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं एयरलाइंस के खिलाफ। अब तक इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और कल दिल्ली से ही 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इसके अलावा अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग शहर हैं जहां पर इंडिगो की फ्लाइटें रद्द की गई हैं। बरकरार रहेगा इंडिगो वाला संकट। अब तक 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और अभी 2 से 3 दिन तक उड़ानें रद्द होंगी, ये बात सामने आ रही है। और 8 दिसंबर से उड़ानों के संचालन में कमी होगी। 10 फरवरी 2026 तक हालात सामान्य हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। अब 10 फरवरी 2026 तक हालात सामान्य होंगे, ये बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए, सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने माफी मांगी है। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिन यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरे रखे हैं। इंडिगो के सीईओ की ओर से ये बयान जारी किया गया है और माफी मांगी गई है। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हैं पीटर एल्बर्ट्स, उनका ये बयान है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरे वो दिन रहे हैं। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के वादे पर खरे नहीं उतरे, ये खुद उन्होंने माना है और उनकी ओर से माफी भी मांगी गई है। एयरलाइंस ने संकट के लिए सार्वजनिक माफी मांगी। इंडिगो ने बड़ी लापरवाही की, क्रू सदस्यों की जरूरत का गलत अनुमान लगाया और जो लापरवाही है इंडिगो की, वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। बेहतर सेवा देने के वादे पर खरा नहीं उतरे, सीईओ की ओर से कहा गया। और FDTL नियमों के हिसाब से पूरी तैयारी नहीं की, ये एक लापरवाही साबित हुई इंडिगो की तरफ से। और अगले 2 से 3 दिन और ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं, रद्द हो सकती हैं, ये बात सामने आ रही है। बड़ी खबर अमेरिका से है, आपको बता दें अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लॉस एंजलिस शहर की एक इमारत में भीषण आग लग गई और बिल्डिंग में आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की अपडेट है, जिस वक्त आग लगी वहां, ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कैलिफोर्निया अमेरिका का, जहां पर आग लगी, अफरा तफरी का माहौल बना। धुआं वहां से जो उठ रहा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लॉस एंजलिस शहर है जहां एक इमारत, उसमें आग लगी। अब आग की वजह क्या थी इसकी जांच होगी, लेकिन अभी अपडेट यह है कि बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसको बुझा लिया गया। फायर फाइटर्स यहां पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया, आग को बुझा लिया गया। इस वक्त की अपडेट है, लेकिन जिस वक्त यहां पर आग भड़की उस वक्त हड़कंप मच गया। तुरंत ही मौके पर फायर फाइटर्स पहुंचे और इस तरीके से पानी की बौछार करके आग को बुझा लिया गया। अमेरिका का कैलिफोर्निया, जहां पर लॉस एंजलिस शहर है, एक इमारत यहां जिसमें भीषण आग लग गई। अब आग लगने की वजह क्या थी, किस कारण से ये आग यहां पर धधकी, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आग पर काबू पाने की, जो कि अपडेट यह है कि आग को बुझा लिया गया है। आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल बाबरी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। निलंबित होने पर हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का ममता पर बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी आरएसएस के लिए काम कर रही है, हुमायूं कबीर की ओर से कहा गया है। बंगाल में संघ की शाखा है और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को कौन रोकेगा, ये कहते हुए भी हुमायूं कबीर यहां पर
ममता बनर्जी बंगाल की नहीं है, बाहर से आई है बंगाल में और 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी। हुमायूं कबीर की ओर से यह भी दावा किया गया है। ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इस बयान के बाद से बवाल हुआ कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे नया, ये बयान दिया था हुमायूं कबीर ने, जिसके बाद टीएमसी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, निलंबित कर दिया और उसके बाद अभी ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर का बड़ा हमला है, बड़ा आरोप लगाया है। हुमायूं कबीर ने ये कहा कि ममता बनर्जी आरएसएस के लिए काम कर रही हैं, बंगाल में संघ की शाखा है और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को कौन रोकेगा, ये भी उनकी ओर से बात कही गई है। और साथ ही ये कहा गया कि ममता बनर्जी बंगाल की नहीं है बल्कि बाहर से आई है वो यहाँ पर, और 2026 में जब बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी जो है वो सीएम नहीं बनेंगी, ये भी दावा किया है। अब कौन है हुमायूं कबीर, ये जानकारी आपको हम दे दें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया था हुमायूं कबीर की तरफ से। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने का चैलेंज दिया था हुमायूं कबीर ने और टीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद हुमायूं कबीर जो है वो टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। तो टीएमसी ने बड़ी कार्रवाई की, सस्पेंड कर दिया हुमायूं कबीर को, लेकिन उसके बाद से वो हमलावर हैं। ममता बनर्जी को लेकर सीधे सीधे उनकी ओर से कहा गया है कि ममता बनर्जी बंगाल की नहीं है बल्कि बाहर से आई हैं और आरएसएस की एजेंट के तौर पर काम करती हैं ममता बनर्जी, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। अब इसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से क्या कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही, जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी है, 50 लाख नाम ऐसे हैं यहां जो बंगाल में रहते ही नहीं हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर और बुधवार तक आंकड़ा 50 लाख तक पहुंचा। 24 घंटे में वोटर्स लिस्ट से बाहर किए गए 4 लाख नाम। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के एक्शन से बुरी तरह तिलमिलाए हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में, गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। इधर बीजेपी ने हुमायूं कबीर के सस्पेंशन को नाटक बताया है। ये पूरा नाटक है, तो सस्पेंशन बोलकर कुछ नहीं है। अगर उन्होंने बाबर की राज पश्चिम बंगाल पे फिर से वापस लाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को सोचना चाहिए, वो पश्चिम बांग्लादेश में रहेंगे। दरअसल अगले साल ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी किसी भी तरह के सांप्रदायिक विवाद से बचना चाहती हैं। हुमायूं कबीर पर हुआ एक्शन फिलहाल तो यही संकेत दे रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ही है, जहां पर एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये आप जान लीजिए कि 50 लाख नाम ऐसे मिले पश्चिम बंगाल में जो बंगाल में रहते ही नहीं है। बुधवार तक जो आंकड़ा था 50 लाख तक पहुंचा और 24 घंटे में ये आंकड़ा के वोटर्स जो लिस्ट से बाहर किए गए हैं वो 4 लाख नाम है। ये बड़ी खबर। एसआईआर की प्रक्रिया जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 50 लाख नाम ऐसे मिले हैं जो बंगाल में रहते ही नहीं हैं और बुधवार तक का जो आंकड़ा है वो 50 लाख तक पहुंचा। 24 घंटे में वोटर लिस्ट से जिनको बाहर किया गया जिन नामों को, उनकी संख्या 4 लाख है। इस पूरी की प्रक्रिया को लेकर टीएमसी लगातार हमलावर है सरकार पर, चुनाव आयोग पर। यह कहा जा रहा है कि सरकार और चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं है और इस बीच बड़ा खुलासा भी हुआ है। खबरों में आगे बढ़े, हरियाणा से खबर है। हरियाणा के पानीपत से पकड़ी गई महिला सीरियल किलर पर अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्याओं के पीछे तंत्र मंत्र हो सकता है।
क्योंकि जब भी इस महिला ने अलग अलग मौकों पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उस दिन एकादशी थी। शक इसीलिए गहरा हो गया क्योंकि हत्या करने का तरीका भी एक जैसा ही था। जो 1 तारीख को किया जी, उस दिन भी एकादशी ही है। और जिस दिन मेरी बिटिया जो एक्सपायर हुई तो 19 अगस्त को, वो भी एकादशी का ही दिन था जी। और जो 2 बच्चे जो एक दिन एक्सपायर हुए 2023 में, जो जिसमें इस पूनम की ननंद की लड़की थी और पूनम का लड़का भी था, उस दिन भी एकादशी थी जी। हालांकि तांत्रिक वाली बात से खुद पूनम का परिवार भी इनकार नहीं कर पा रहा। पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं, चाहे कुछ भी होया है। मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे कोई शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक कर ले गए। पूनम और नवीन की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन तब तक नवीन को उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन अब पति नवीन का कहना है कि आरोपी पूनम को मौत की सजा मिली। यूपी के मेरठ से अगली खबर है। मेरठ में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड पर भद्दा कमेंट किया था। और बदले की आग में विनीत नाम का ये आरोपी बुरी तरह जल रहा था। दरअसल पुलिस को 27 नवंबर को रेलवे की पटरी पर राजू नाम के शख्स का कुचला हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर को विनीत ने फोन करके राजू को बुलाया और नशे में धुत राजू का विनीत ने ईंट से सिर कुचलकर कत्ल कर दिया और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ये एक ट्रेन हादसा लगे। लेकिन पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो सारा राज खुल गया। ये राजू से करीब 1.5 साल पहले इसकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और कुछ दिन पहले राजू द्वारा इसकी गर्लफ्रेंड को कुछ कह दिया गया था, जिसके तैश में आके इसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले की जांच आगे भी जारी है। इसी बीच दिल्ली कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली कार ब्लास्ट में आरोपी शोएब की पेशी आज होने वाली है। एनआईए कोर्ट में आरोपी शोएब की पेशी होगी और 10 दिन की रिमांड आज शोएब की खत्म हो रही है। और आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप है शोएब पर, साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट करने का भी आरोप है। आज एनआईए कोर्ट में इसकी पेशी होने वाली है। लगातार इससे पूछताछ और आगे भी पूछताछ होगी, इसलिए और रिमांड की मांग की जाएगी एनआईए की ओर से। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 10 दिन की जो रिमांड मिली थी एनआईए को, वो खत्म हो रही है आज और इसलिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आतंकी जो उमर, उसको पनाह देने का आरोप है शोएब पर और साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको करने का आरोप है, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और आज ये बड़ी खबर है, एनआईए कोर्ट में इसकी पेशी होगी। 10 दिन की इसकी रिमांड आज खत्म हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। एनआईए ने किया अवैध हथियारों की तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश। एनआईए ने 22 जगहों पर छापेमारी की है। 4 आरोपियों को दबोचा गया है एनआईए की ओर से। हरियाणा से यूपी, बिहार समेत कई जगह हथियारों की तस्करी ये करते थे। इसका खुलासा हुआ कि अवैध हथियार और कारतूसों की सप्लाई करता था ये पूरा नेटवर्क, जिसका खुलासा हुआ। एनआईए ने आरोपियों से 1 करोड़ से ज्यादा कैश भी बरामद किया है और गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में एनआईए की टीम लगातार दबिश दे रही है। दरअसल ये पूरा जो नेटवर्क वो हरियाणा से बड़ी मात्रा में अवैध कारतूस खरीदकर यूपी और फिर बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर रहा था। एनआईए ने बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना में 7 जगह छापेमारी की। यूपी के औरैया जिले में 13 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया एनआईए की ओर से, जबकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 जगह पर दबिश दी गई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूपी से अगली खबर है। यूपी के मुरादाबाद में श्रम विभाग के अधिकारियों की घूसखोरी से परेशान होकर एक शख्स बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। आरोप है कि युवक 6 महीनों तक अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया और तंग आकर वो श्रम विभाग की उसी बिल्डिंग पर चढ़ गया जहां के अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा अपने साथ हुए अत्याचारों की कहानी बताने लगा। मेरे मनने से अगर उन गरीबों को इंसाफ मिलता है तो मुझे वो जिंदगी में। हालांकि नीचे खड़े पुलिसकर्मी उसे बूढ़े हो चुके माँ बाप और परिवार की बातें कर उसे मनाने की कोशिश करते रहे। इंसाफ दिलाने जा रहा है, वो दूसरे लेके आएंगे मेरे माँ बाप को, और अपने माँ बाप की सोच, माँ बाप के बुढ़ापे की सोच, अपने बच्चों की सोच।
जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि हंगामा करने वाले युवक का बेटा हाल ही में पैदा हुआ था और उसने श्रम विभाग की स्कीम के तहत आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण उसके आवेदन को रद्द कर दिया गया। और इस वक्त दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की पेशी आज होने वाली है। एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल बिश्नोई को पेश करेगी। आज खत्म हो रही है अनमोल बिश्नोई की 7 दिन की रिमांड, जिसके बाद इसको पेश किया जाएगा कोर्ट में। ये बड़ी खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसकी गिरफ्तारी हुई और उसको इंडिया लाया गया, जिसके बाद वो लगातार एनआईए के पास ही है, हिरासत में है। और एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल बिश्नोई को पेश करेगी आज, क्योंकि उसकी 7 दिन की जो रिमांड मिली हुई थी वो खत्म हो रही है। बिहार के बेगूसराय में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अतिक्रमण हटाने के लिए गई पुलिस टीम पर लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठी बरसाई। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वो पुलिस टीम पर पत्थर बरसाते देखे गए। बड़ों की देखा देखी बच्चों ने भी अतिक्रमण हटाने आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हर तरफ से पत्थर आए। कुछ देर तो पुलिसकर्मी ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी, जब कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, तब चला खाकी का डंडा। इस दौरान जो सामने आया, जिसने भी पुलिस को रोकने की कोशिश की, पुलिस ने उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई पुलिस की लाठी का शिकार बना। बेगूसराय के लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से घर बनाकर लोग बसे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से प्रशासन अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। इसी का विरोध यहाँ के लोग कर रहे थे। आगे माहौल ना बिगड़े, इसके लिए इलाके में पुलिस की भारी फोर्स को तैनात किया गया। रॉन्ग साइड कार और बाइक चलाना कितना घातक हो सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण यूपी के लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है, जहां जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड से बच्चों को स्कूल ले जाना एक बाइकर के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। एक्सीडेंट ने अचानक सुबह की शांति तोड़ दी। एक झटके में बाइक पर बैठे दोनों बच्चे उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं बाइक चलाने वाले युवक को वैन 20 फीट तक घसीट ले गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बाइक पर पीछे बैठे 2 बच्चों को उनके पिता या कोई और स्कूल छोड़ने जा रहा है, लेकिन रॉन्ग साइड। इसी दौरान सामने से आ रही वैन से उनकी भिड़ंत हो गई। वो तो गनीमत रही कि वैन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी और उसने समय पर ब्रेक भी मार दिया। बाइक चलाने वाला शायद पिता था, जो खुद भले ही वैन से घसीटकर चोटिल हो गया, लेकिन वो खुद को भूलकर पहले बच्चों के पास भागा। दोनों बच्चे छोटे थे, जिन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आईं। वैन की रफ्तार तेज होती तो हादसा और ज्यादा भयानक हो सकता था। बरेली से खबर है। बरेली में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर की गरज सुनाई पड़ी। वहां 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई को रोक दिया गया। सुबह होते बरेली के सूफी टोला इलाके में पोकलैंड मशीन गरजने लगी। कुछ ही वक्त में पोकलैंड मशीन ने मैरिज हॉल के अगले हिस्से को मलबे के ढेर में बदल दिया। इस दौरान मैरिज हॉल एवान-ए-फरहद के मालिक सरफराज वली खां प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखते नजर आए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की राहत दी है। 1 हफ्ते के अंदर इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक मैरिज हॉल एवान-ए-फरहद और गुड मैरिज लॉन पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में बड़ी वारदात हो गई, जहां मोदी नगर इलाके के बाजार में हमलावरों ने सराफा व्यापारी की दुकान में घुसकर हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस खौफनाक वारदात ने समूचे गाजियाबाद को हिला दिया। 70 साल के सराफा व्यापारी गिरधारी लाल जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचे, घात लगाकर बैठा हमलावर दुकान में घुसा और सीधे लाल मिर्च पाउडर चेहरे पर उछाल दिया। गिरधारी लाल की आंखें जैसे ही मिर्च पड़ने से बंद हुई, वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही धारदार हथियार से हमलावर ने हमला कर दिया। चाकू के दनादन हमले से व्यापारी लहूलुहान हो गए। गिरधारी लाल की आवाज पर पहुंचे पड़ोसी ने एक पल में हमलावर को दबोच लिया। ऐसे में बचने के लिए हमलावर ने इस बार कट्टा निकाला था, लेकिन दिलेर पड़ोसी की पकड़ के आगे उसकी एक न चली। दुकान से बाहर ले जाकर उसकी भीड़ ने जमकर पिटाई की। इस बीच दर्द से कराहते गिरधारी लाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। जिस अंदाज में ज्वेलरी शॉप के अंदर हमला किया गया, वो लूटपाट का मामला बिल्कुल नहीं दिखता।
दिन दहाड़े हत्या से नाराज व्यापारियों ने दुकानों का शटर गिरा दिया और धरने पर बैठ गए। पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय विधायक ने धरना दे रहे लोगों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। सुबह सुबह हुई इस वारदात ने गाजियाबाद पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े कर दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।